शांत कुमार की एंट्री नहीं होगी, तो जेडीयू जो है दो फाड़ हो जाएगा। भारत के बिल्कुल। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको विकास की बेहद ज़रूरत है। एनडीए गठबंधन के साथियों से आप पूछ लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी की गाथाएँ वो गाने शुरू कर देते हैं। कई लोगों से रंगदारी वसूल करना, कई लोगों से आप टैक्स क्या बोलते हैं उसको पैसे ले लेना, पैसे दो तब तब काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चर्चा होती है कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारे बिहार में जो मिल थे, वो उन्होंने चालू रखे थे। वो मिसाइल वाली परिस्थिति बनी बिहार में, उससे बिहार के युवाओं को कितना रोजगार मिल पाया है। आप हैं चलिए डिस्कस स्टार्ट भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज जो है दो राजनीतिक बयान। एक तो लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक उन्होंने वीडियो भी कोरोना काल के समय की उन्होंने उसमें पोस्ट की और लिखा कि हमारी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2025 के बाद अब पलायन नहीं होगा, बिहार के लोगों को, युवाओं को बाहर नौकरी करने नहीं जानी पड़ेगी। जी हां, और इस ट्वीट के बाद राजनीति जो है वो गर्म हो गई। जदयू से लेके और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जो है वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर हमला बोलना एक तरीके से कहिए कि शुरू कर दिया। जी हां, जदयू ने कहा कि पलायन क्या रोकेंगे, पलायन का मतलब जितनी संपत्ति वगैरह यहाँ पे उनकी है उसको क्या दिल्ली लेके चले जाएंगे, हरियाणा लेके चले जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि 1990 से लेके 2005 तक की बात उनसे पूछ लीजिए कि सारे लोग जब उनकी गुंडागर्दी, उनके जो है जो कह रहे हैं कि बिहार में ही नौकरी देंगे, तो बस वही अपहरण उद्योग चालू करेंगे, गुंडागर्दी का उद्योग चालू करेंगे, जिससे कि लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा एक आरोप जो है जदयू और भाजपा के नेताओं ने लगाया। और दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि निशांत के आने की खबर से फिर से राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर जो है वो भी लालू पर हमला बोले और इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं रत्नेश पांडे जुड़ रहे हैं। रत्नेश पांडे का आपका स्वागत है। रत्नेश जी, रत्नेश, पहला आपके प्रश्न दो तो प्रश्न यही हैं। है कि लालू यादव ने जो ट्वीट किया है आपने भी देख लिया होगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार से पलायन रोक दिया जाएगा और इसी पर जदयू और भाजपा हमलावर हो गई है। 1990 से 2005 का दशक लालू को याद करा रही है। देखिए बेशक एक प्रयोग बिहार के विधानसभा चुनाव के समय हो रहा है, हर दल प्रयोग कर रहा है और जो पलायन की बातचीत जब आती है तो मुझे थोड़ी सी मतलब मुस्कुराहट चेहरे पे आती है, थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि पलायन रोकने की बातचीत कौन लोग कर रहे हैं। पलायन को रोकने की बातचीत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने साल 2000 मतलब 2015 नहीं कहेंगे, मतलब 15 सालों तक बिहार में राज किया है। और 15 साल बनाम 15 साल 17 साल की जब चर्चा होती है तब ऐसा लगता है कि क्या मतलब बिहार में हुआ। सड़क गई, यहाँ का बिजली आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ आ गया। पलायन तो तब रुकेगा ना जब बिहार में फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। लालू प्रसाद यादव के राज में एक चर्चा होती है कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारे बिहार में जो मिल थे वो उन्होंने चालू रखे थे। शुगर मिल, सूता मिल, ये सभी नीतीश के राज में आते आते ये सभी मिल बंद हो गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि लालू प्रसाद यादव के राज में कही जाती है कि हाँ उन्होंने दिया। लेकिन अचानक से इस मिल के बंद हो जाने के बाद नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा उठती है कि नीतीश कुमार जब 18 सालों से बिहार में है, 20 सालों से बिहार में है, तो वो आखिरकार ये पलायन क्यों नहीं रुकते? क्या इन मिलों को दोबारा चालू नहीं किया जा सकता है? तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने वही नब्ज मुझे लगता है कि पकड़ लिया है नीतीश कुमार का। और जो पलायन का एक बड़ा दंश है बिहार जो झेलता है, जिस बारे में किसी भी आप नेता से पूछिए, किसी भी एनडीए गठबंधन के साथियों से आप पूछ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की गाथाएं वो गाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट की बात कही, कौशल विकास योजनाएं जैसी योजनाएं देश भर में लाई, उससे जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं वो इस कौशल विकास योजना से, स्किल डेवलपमेंट से कोर्सेज करके अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। यहीं तक ये मामला समाप्त नहीं होता है कि आप स्टार्टअप शुरू कर दिए तो आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं बिहार में। स्टार्टअप सीमित मतलब बजट में होता है। स्टार्टअप सीमित बजट में आप कर सकते हैं। उसको शुरू चालू होते होते तो कई समय बीत जाते हैं। तब तक पता चला कि जब तक आप चालू कीजिएगा तब तक कई
जो बिहार के टैलेंटेड युवा हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर के अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक अलग मुद्दा छिड़ जाता है। और पलायन रोकने की जब-जब बात आती है, तब-तब एक चर्चा यहाँ उठ जाता है कि पलायन को आप रोकेंगे, उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा। बिहार में क्या अभी भी आप मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आपराधिक मामले कम नहीं हुए हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से एक चीज़ कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो रंगदारी वसूल ली जाती है, तो यहाँ पर जो गिरोह काम करता है उससे काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। इस वजह से कई जो मालिक हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। एक हालिया मामला मैं आपको बताता हूँ हाजीपुर का, जहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्री के एक मालिक ने ये अपने ट्विटर पे लिख दिया कि यहाँ की स्थिति बहुत बदहाल हो गई है और मैं चाहता हूँ यहाँ बिल्कुल, से पलायन बिल्कुल, करके बिल्कुल। चला जाऊँ। इस बारे में खूब चर्चाएँ उठी थी कि बताइए बिहार में जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो एक गैंग है, जो एक माफियाओं का राज यहाँ पर चल रहा है कि कई लोगों से रंगदारी वसूल करना, कई लोगों से आप म टैक्स क्या बोलते हैं उसको पैसे ले लेना, पैसे दो तब तब काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उस स्थिति में बिहार जा रहा है, तो क्या इसे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो हैं, उसे खत्म करेंगे? बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जब महागठबंधन की सरकार थी, तो नीतीश कुमार के साथ एक स्टार्टअप मीटिंग हुआ था। तमाम जो फैक्ट्रियाँ आई थी, अडानी के ग्रुप आए थे, अंबानी के ग्रुप आए थे, तब उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने एक ही बात रखी थी कि भाई सबसे पहले तो आप हमें इस बात को लेकर के श्योरिटी दीजिए कि बिहार में रंगदारी नहीं होगा। हम फैक्ट्री लगाने आए, पता चला कि ज़मीन माफियाओं के ऊपर में ज़मीन जो है आकर के कहें कि ये हमारा ज़मीन है, अब इसको आप कोर्ट मिल जाइए, उससे वहाँ से पैसा ये कीजिए, माफियाओं को पैसा दीजिए। तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि अपराध मामले कम होंगे? हमारी सुरक्षा क्या है? हमारे परिवार की सुरक्षा क्या है? रत्नेश जी, रत्नेश एक बात आपको याद होगी, आप भी जो जिस समय तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री बने थे नीतीश के साथ, उस समय 90,000 करोड़ के ईएमयू साइन की बात कर रहे थे, आपको शायद याद होगा। एक यहाँ पे बिजनेस मीट बिल्कुल, हुई थी बिल्कुल। और कहा था कि 90,000 करोड़ रुपए का ईएमयू हमने साइन किया है, और उसी पर प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया था कि 9वीं फेल को ईएमयू और जो व्यापारियों से क्या डीड्स कैसे साइन की जाती है ये पता नहीं है। क्या उस पर क्या कहेंगे कि आखिर वो 90,000 करोड़ जो ईएमयू साइन हुआ था उसका कहीं अता पता उन कंपनियों का नहीं है? और बिहार में अपनी पार्टी बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के पास में भी एक बड़ा एजेंडा है, बिहार को बदलने का, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, उनके पास एक अलग एजेंडा है। लेकिन उन्होंने सही प्रश्न उठाया कि आखिरकार वो जो फंड आते हैं, जो रिलीज़ किए जाते हैं या कही जाती है कि हमने इतने करोड़ राशि जो है बिहार सरकार से ले लिए हैं, वो राशियाँ गई कहाँ पर? क्या अगर उस राशि को लेकर के जो चर्चा उठती है, जब तेजस्वी यादव थे, बेशक उन्होंने रोजगार को लेकर के खुद को क्रेडिट दिया। एक एक नाम जुड़ता है कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया बिहार के लोगों को, लेकिन एक और नाम उनके साथ ये जोड़ता है कि जो डोमिसाइल वाली परिस्थिति बनी बिहार में, उससे बिहार के युवाओं को कितना रोजगार मिल पाया है, उससे बिहार के जो टैलेंटेड युवा हैं कितने जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। सभी तो यूपी से, कई बंगाल से, कहीं कहीं से, कोई कहीं से आकर के यहाँ पर नौकरी कर रहा बिल्कुल। है। दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को आप क्यों इतना चिंतित कर रहे हैं? आपको तो अपने राज्य के युवाओं की चिंता होनी चाहिए। इस वजह से मुझे लगता है कि कई योजनाएँ हैं लालू प्रसाद यादव की या तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की भी कई योजनाएँ हैं, जो पास तो हो जाता है लेकिन धरातल पर उसकी स्थिति खराब है। अब बजट सत्र का ही देखिए मनोज जी, बजट सत्र में कितने सारे फंड रिलीज़ होते हैं, लेकिन क्या जी, धरातल पर बिल्कुल, उसकी वास्तविक स्थिति दिखती है? हर एक साल बिल्कुल, में बजट बिल्कुल। सत्र पास होता है, हर एक साल में वो योजनाएँ, फंड जो हैं वो बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रयोग लेकिन किया जा रहा है रत्नेश और रत्नेश ये रत्नेश दूसरे आपके प्रश्न के पीछे विधानसभा दिख रहा है, क्या बजट 28 को पेश होना है और आप एक सहयोगी के रूप में मेरे वहां के भी जानकारी जुटा रहे हैं क्या कि भीतर क्या कुछ चल रहा है? जी, बिल्कुल देखिए पत्रकार हैं और 24 घंटे की पत्रकारिता जो है हमारे रग-रग में घुसा हुआ है। अब रात में हम सोते भी हैं तो भाई एक बार सोते समय अपडेट ले लेते हैं कि सपने क्या चला सपने है, सपने क्या सपने करते हैं। सपने आते हैं रत्नेश की रात में क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या हो रहा है तो वो कहीं न कहीं देखिए बजट सत्र है और चुनावी साल है, 2025 का चुनाव है। इस चुनाव में बजट सत्र में बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। आपने देखा कि केंद्र की जो बजट आई, उसमें मिथिला को लेकर के बहुत सारी योजनाएँ दी गई, क्योंकि पता है कि मिथिला में एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ है। बिहार के
मिथिला जो है वो हब है। इस वजह से मिथिला को दिया गया, कई सारी चीजें दी गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिथिला में ही विकास किया जाए। बिहार के कई ऐसे प्रांत हैं, इन जगहों पर भी विकास और उन जगहों पर भी फंड रिलीज करना चाहिए केंद्र सरकार को। बिहार की जब भी रत्नेश, बात आती है, मैं आपको जरा सा रोकूंगा। अभी देखिए, बजट में, केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाया गया, और मखाना जी बोर्ड पर प्रशांत किशोर से लेके तमाम जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि भाई मखाना बोर्ड के जैसी एक संस्था तो पहले से काम कर रही है, उसमें बिल्कुल रेगुलर डायरेक्टर अभी तक उस संस्था में नहीं है, सिर्फ बाबुओं का बोर्ड बन के रह जाएगा, किसानों की भलाई नहीं होने वाली है। इससे अच्छा यदि लीची के लिए कुछ किया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता कि नगदी फसल किसानों को कहीं ना कहीं मिलती। तो आप क्या कहेंगे कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं उस पे भी हो रहा है कि लॉलीपॉप दिखाने आ रहे हैं, चुनावी साल है, बिहार का ही दौरा सबसे ज्यादा मनोज जी, मैंने करेंगे? आपको और हाँ, मनोज जी, बताएं। पहले ही मैंने कहा आपको कि सिर्फ मिथिला ही ऐसा क्षेत्र नहीं है बिहार में कि आपको वहीं पर विकास की जरूरत है। बिहार के बिल्कुल कई ऐसे जगह हैं जहां पर आपको विकास की बेहद जरूरत है। मिथिला के अलावा राजधानी पटना में आपको विकास के लिए जरूरत है भाई। पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज को लेकर के बिहार में क्या है? आपके पास में कुछ नहीं है। आप केंद्र के सहयोग से, बिहार के राज्य के सहयोग से एक स्ट्रक्चर आपको डेवलपमेंट करना चाहिए। आपने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज मिले हैं। कितना काम हो पाया है इस पैकेज को लेकर के? कहाँ धरातल पर क्या चीजें दिख रही हैं? हमने अखबारों में पढ़ ली है, हमने पेपर के हेडलाइन में देख लिया, सभी ने अपना प्रचार कर लिया, बैनर पोस्टर सब पटना में पट गया एकदम। क्या काम हो पा रहा है इसको लेकर के? बिहार में विशेष राज्य के दर्जे आपने नहीं दिए, विशेष पैकेज दिया, लेकिन एक सीमित समय पर जाकर के, एक सीमित जगह पर जाकर के आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिएगा। इससे तो बिहार के वोटर खुश नहीं ना होंगे, इससे बिहार की जनता खुश नहीं होगी। आपने कहा है पलायन पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। आप उन्होंने बिल्कुल सही ट्वीट किया है। इस बजट सत्र में केंद्र के पलायन पे क्यों नहीं बातचीत होती है? इंडस्ट्रीज के नाम पर जब-जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, विधायक से आप सवाल कीजिएगा, तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है, ये फैक्ट्री आ रही है, वो फैक्ट्री आ रही है। कितना दिन चलता है? उस फैक्ट्री का प्रचार-प्रसार होता है क्या? तो देखिए बिहार बिल्कुल विधानसभा के बजट सत्र में क्या होता है, मैं दूसरा प्रश्न आपका था कि निशांत की एंट्री को लेकर के बहुत छोटे से बिल्कुल आपका बिल्कुल समय और बिल्कुल लेकर के बिल्कुल। डिबेट को खत्म करेंगे। देखिए निशांत कुमार हाँ, की एंट्री ज़रूरी है। अगर लेकिन उनकी लेकिन एंट्री लेकिन मैं नहीं होगी तो रत्नेश, मैं जरा सा आपको उसी में एक सवाल छोटा सा जोड़ देता हूं कि कुछ मेरी आज नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं आएंगे जदयू के नेता, जब चिराग पासवान 6% वोट लेकर मंत्री और 5-5 सांसद बना सकते हैं, तो नीतीश कुमार के पास तो 17% वोट है, यानी कि कुर्मी के नेता नीतीश के बाद निशांत को ही घोषित करने की योजना बन रही है। ये भी सवाल आप सुन लीजिएगा जोड़ के। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही कह रहा था आपसे कि अगर निशांत कुमार की एंट्री नहीं होगी, तो जेडीयू जो है दो फाड़ हो जाएगा। मैंने बिल्कुल पहले भी बिल्कुल। बहुत सारे चैनल में और साथ ही साथ जब हम खबर करते हैं, तो बहुत सारे जगहों पर मैंने ये कहा भी है कि निशांत की एंट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पार्टी को, उनके पिता की विरासत को सँभालने वाला कोई नहीं है, जेडीयू के अंदर। सभी चाहते हैं कि जी। उनके पार्टी को सँभाले, नीतीश कुमार की पार्टी को, लेकिन नीतीश कुमार से जो सटा है, उसका कद घटा है। ये आप भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है, जदयू के नेता भी इस बात को जानते हैं। ये कहावत है कि सटला तो गइला बेटा। वो स्थिति जदयू हाँ। में है कि हम्म। जो करीबी रहा है, आपने देखा कि उनके पद को कैसे घटाया गया। तो जदयू को सँभालना है, तो निशांत की एंट्री बेहद ज़रूरी है, और जदयू के कुछ नेता ऐसे चाहते हैं कि सच में एंट्री हो जाना चाहिए। वरना आप देखिए ना जदयू का पैटर्न क्या बदल रहा है बिहार में। आपने देखा कि ललन सिंह, संजय झा माफ़ कीजिएगा, जो चर्चाएँ होती हैं कि जदयू को जो है एक धड़ा बीजेपी के साथ चला जाए। मैंने 2-3 दिन पहले ये भी कवर किया था कि जदयू को बीजेपी में विलय कराने की चर्चा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह जदयू के पेज पर लाइव चल रहा बिल्कुल है। 15 बिल्कुल सालों में ऐसा बिल्कुल। पहली बार हुआ था। तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी इस बात की भनक है कि भई ऐसी स्थितियाँ हमारे पार्टी के अंदर बन रही है। तो निशांत की एंट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी पार्टी को बचाना है। तो रत्नेश, अच्छा एक सवाल जरा और ये कर लिया जाए कि प्रशांत किशोर जो है वो भी पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि उन्होंने पलायन रोकने की व्यवस्था शुरू कर दी है, कुछ स्टार्टअप और उसकी ट्रेनिंग प्रशांत किशोर अपने आश्रम में दिलाना शुरू कर दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है ना, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि कौशल विकास योजना नरेंद्र मोदी लाए थे। पीएमकेवीवाई आपको भी याद होगा,
और जी इस जी, पीएम योजना केजरीवाल के लिए जिम्मेदारी राजीव प्रताप रूडी को मिली थी, जिसमें वो फेल हो गए थे और फेल हुए, इस वजह तमाम से उनको केसेस हुए थे। 2024 में चुनाव में उनका टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको लेकर के भी वो श्योर नहीं थे। तो इस योजना को ही अगर आप अब देखिए नरेंद्र मोदी के पास, हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल कई चीजों पर वो विफल भी हुए हैं, कौशल विकास योजना पर वो विफल हो गए। अब उस चीज को प्रशांत किशोर एडॉप्ट कर रहे हैं, उन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो शायद प्रशांत किशोर के पास एक अच्छा विजन होगा, इस वजह से वो ला रहे हैं। हो सकता है कि कौशल विकास योजना को ही वो और ज्यादा, उसमें कहा जाता है ना कि जब गाड़ी आपकी पुरानी हो गई, खराब हो गई गाड़ी, पंक्चर हो गया, सब कुछ खराब हो गया, तो उसको रिनोवेट करके गाड़ी को दौड़ाइएगा मार्केट में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि अरे बाप रे, नया गाड़ी कहाँ से आ गया। अब देखिए जो जुगाड़ गाड़ी बनी है, ठेला को बना दिया जुगाड़ गाड़ी तो ये आकर्षित करता है ना। तो वही चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद एक्सपेरिमेंट सफल भी हो जाए। मनोज जी। चलिए रत्नेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी नजर बनाए रखिए कि पटना के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हो रहा है। फिर कल मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल लेकिन बता दें कि रत्नेश जी। हमारे सहयोगी ने कह दिया कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लालू प्रसाद यादव जो पलायन रोकने की बात कह रहे हैं, इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहीं सफल प्रशांत किशोर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास योजना है। अब देखना है, चुनाव नजदीक है, क्या कुछ निकल के आता है। नमस्कार।